नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन माधव एक बार फिर से आपका NW लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए रेलेवेंट फैक्ट and section 17 to 31 of Indian Evidence Act deals with provision as to admission and the confession। हमने जब लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट किया था तो एक बेसिक प्रिंसिपल देखा था that in any suit or proceeding evidence can be given of the existence or non-existence of fact in issue or relevant fact only। हम किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में कैसा एविडेंस दे सकते हैं? ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू के अस्तित्व या अनस्तित्व या रेलेवेंट फैक्ट के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में एविडेंस दे सकते हैं। फैक्ट इन इशू कौन होता है? मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट। किसी भी केस में जो मेन डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं उन्हें फैक्ट इन इशू कहते हैं। रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं? ऐसे फैक्ट जिनकी हेल्प से हम फैक्ट इन इशू को प्रूव करते हैं। सेक्शन 6 से 55 तक रेलेवेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न है, जिसमें 17 से लेकर 31 तक रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बताया गया है। हमारे आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एडमिशन। एडमिशन का मीनिंग क्या है? हु कैन मेक एडमिशन? किन सर्कमस्टांसिस में हम एडमिशन कर सकते हैं? ऐसा क्या रीज़न है जो हमने एडमिशन को लॉ ऑफ एविडेंस में रेलेवेंट डिक्लेयर किया, और उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या होगी, और उसके काइंड्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन का मीनिंग क्या होता है? एडमिशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। किसी भी दायित्व का स्वीकार करना एडमिशन होता है। एडमिशन को हम हिंदी में स्वीकृति भी कहते हैं, स्वीकार करना। इसे सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 17 कहता है एडमिशन इज ए स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है। ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है वो स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? एडमिशन इज ए स्टेटमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट any inference as to existence of fact in issue और relevant fact, जो क्या करता है? हमें एक अनुमान इंगित करता है। कैसा अनुमान? about existence of fact in issue और relevant fact। relevant fact और fact in issue के अस्तित्व के बारे में अनुमान इंगित करता है, which suggest any inference as to existence of fact in issue or relevant fact and which is made by any of the person mentioned in section 18, 19 और 20। जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिसके बारे में सेक्शन 18, 19 और 20 में प्रोविज़न दिए गए हैं, और which is made in the circumstances mentioned in section 21, 22, 22A and 23A, 23, 21, 22, 22A और 23 में mentioned circumstances में किया गया स्टेटमेंट एडमिशन होगा। 18, 19 और 20 सेक्शन में हमें बताया गया है कि एडमिशन कौन कर सकता है, जिसमें 18 में एक लिस्ट दी गई है। 18 में बताया गया है फॉलोइंग पर्सन में मेक एडमिशन। कौन? फर्स्ट, पार्टीज टू सूट, सूट की पार्टीज। दूसरा, एजेंट ऑफ सच पार्टी whom court regard as expressly or impliedly authorized to make admission। ऐसे एजेंट जिसके बारे में कोर्ट को लगता है कि इन्हें पार्टीज ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ऑथराइज किया है। थर्ड, person suing or sued in representative suit। ऐसे पर्सन जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में सूट लाते हैं या
उन्हें स्यू किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन सा होता है? ऐसा सूट जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में वो दो या दो से ज़्यादा वो व्यक्ति जो एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट लेके आते हैं या जिनके अगेंस्ट सूट लाया जाता है, वो एडमिशन कब कर सकते हैं? वाइल ऑक्यूपाइंग सच कैरेक्टर, जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स के कैरेक्टर में होते हैं उस समय में वो एडमिशन कर सकते हैं। फोर्थ, पर्सन हैविंग पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। ऐसे व्यक्ति जिनका वाद के विषय वस्तु में कैसा हित हो? पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी, कोई फाइनेंशियल हित हो। फिफ्थ, पर्सन फ्रॉम whom parties to suit have derived their interest। कौन? ऐसे व्यक्ति जिनके माध्यम से पार्टीज ऑफ सूट ने हित अर्जित किया है, इंटरेस्ट एक्वायर किया है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कोई प्रॉपर्टी परचेज करी जिसका ओनर था 1960 से 1970 के बीच में। अब ए और सी के बीच में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है। ऐसे में बी का कोई स्टेटमेंट जो उसने 1960 से 1970 के बीच में किया हो अबाउट डेट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के बारे में, वो सी जो है ए के अगेंस्ट एज ए एडमिशन यूज़ कर सकता है। बी का स्टेटमेंट सी जो है ए के अगेंस्ट एज ए एडमिशन यूज़ कर सकता है। कब? जब वो स्टेटमेंट उसने उस पीरियड में, जब बी ने उस पीरियड में किया था जब उसके पास वो इंटरेस्ट था। बाद में बी से प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसके पास आ गया? ए के पास आ गया। तो ऐसे में बी का एडमिशन ए के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। कौन करेगा? सी करेगा। नाइनटीन में हमें बताया गया है पार्टीज or person whose position or liability is in dispute, जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी डिस्प्यूट में हो वो भी एडमिशन कर सकता है। पहले हम इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर एक बार दोबारा से 19 सेक्शन देखेंगे। ए ने बी को ऑथराइज किया कि वो ए के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करेगा। अब बी सी से रेंट कलेक्ट नहीं करता, ए बी के अगेंस्ट सूट लेके आता है फॉर नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, कि आपने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं करी, आपने रेंट सभी लोगों से कलेक्ट नहीं किया। ऐसे में सी का स्टेटमेंट कि रेंट अभी भी ड्यू है वो क्या होगा? बी के अगेंस्ट एज ए एडमिशन यूज़ किया जा सकेगा। अब हम सेक्शन 19 को बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, what is mentioned in section 19 is statement made by a person whose position or liability it is necessary to prove। किसका स्टेटमेंट? यहाँ पे सी का स्टेटमेंट जो है जिसकी लाइबिलिटी नेसेसरी टू बी प्रूव्ड है। एज अगेंस्ट पार्टीज टू सूट, पार्टीज के सूट, इनके अगेंस्ट जो सूट है उसमें इसकी पोजीशन और लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड है, ये प्रूव करनी जरूरी है। ए ने बी के अगेंस्ट सूट लेके आया, ऐसे में
किसकी पोजीशन जरूरी है कि क्या सी ने रेंट दिया, तो सी की पोजीशन और लाइबिलिटी डिस्प्यूटेड है, ये प्रूव करनी जरूरी है। मे बी रेलेवेंट इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट अगेंस्ट सच पर्सन। अगर ए सी के अगेंस्ट सूट लेके आता तो सी का स्टेटमेंट, सी की वो जो पोजीशन होती वो रेलेवेंट होती। तो ऐसे में अगर ए बी के अगेंस्ट भी सूट ला रहा है तो भी सी का स्टेटमेंट जो है एज ए एडमिशन यूज़ किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? बिकॉज हिज पोजीशन और लाइबिलिटी इज़ इन डिस्प्यूट। हम इन्हीं के लाइबिलिटीज़ के बारे में सूट ला रहे हैं, ऐसे में इन्हीं का कथन एज ए एडमिशन यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 20 में बताया पर्सन टू whom matter has been referred। matter has been referred। ऐसे पर्सन्स को जिनको हमने मैटर रेफर कर दिया था, जिनको पार्टीज ने मैटर रेफर कर दिया था, उनका स्टेटमेंट भी ऐसे एडमिशन यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी से हॉर्स परचेस करता है और ए बी से पूछता है क्या हॉर्स जो है वो साउंड है। बी कहता है गो एंड आस्क सी नो एवरीथिंग अबाउट द हॉर्स। अब बी ने क्या किया? मैटर रेफर कर दिया सी को। अब सी का स्टेटमेंट बी के अगेंस्ट ऐसे एडमिशन प्रूव किया जा सकता है। तो 18, 19 और 20 में हमने लिस्ट देखी कौन कौन पर्सन एडमिशन कर सकता है। एक बार उसे हम समराइज कर देते हैं। कौन कर सकता है? पार्टीज कर सकती है, एजेंट जो ऑथराइज हो, ऐसे पर्सन जिनका प्रॉपर्टी में कोई पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो, रिप्रेजेंटेटिव सूट में पार्टीज जो सूट लाती है, ये जिनको सुइंग और स्यूड या जिन्हें स्यू किया गया हो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, या ऐसे पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, जिनके माध्यम से पार्टीज ने इंटरेस्ट एक्वायर किया था, वो पर्सन। और 19 में बताया जिनकी पोजीशन और लायबिलिटी डिस्प्यूट में हो। और थर्ड 20 में बताया जो जिसे मैटर हमने रेफर कर दिया था, ये लोग एडमिशन कर सकते हैं। किन सर्कमस्टांसिस में होगा ये बताया गया है 21, 22, 22A और 23 में। 21 कहता है कि एडमिशन जो है वो जिसने किया है उस करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट ही यूज होगा। एडमिशन मे बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट अ मेकर ऑफ द एडमिशन। जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है, एडमिशन उसी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। मैंने अगर एडमिशन किया है तो मैं अपने फेवर में यूज नहीं कर सकता, वो एडमिशन मेरे अगेंस्ट ही यूज किया जाएगा बाय अपोजिट पार्टी। जैसे कि ए और बी के बीच में एक सूट है एज टू विल कि विल क्या है, जेन्युइन है या फोर्ज है। ए क्लेम करता है कि विल जो है जेन्युइन है, बी क्लेम कर रहा है कि विल जो है फोर्ज है। तो ऐसे में ए क्या एडमिशन कर सकता है? ए ये फैक्ट एडमिट कर सकता है कि विल फोर्ज है, और बी क्या कर सकता है कि विल जेन्युइन है। ए ये नहीं कह सकता कि विल जेन्युइन है और उसे अपने यूज फेवर में यूज कर ले। ए कैसे एडमिशन कर सकता है कि विल जो है वो फोर्ज है, और ए के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है।
एडमिशन हमेशा जो व्यक्ति करता है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही यूज़ किया जाता है। ये जनरल रूल हो गया। इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन कि एडमिशन में बी यूज बाय पर्सन इन हिज फेवर इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड हैव बीन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32, कि एडमिशन करने वाला व्यक्ति अगर डेड होता तो एडमिशन का रेलेवेंट होता, वो स्टेटमेंट का रेलेवेंट होता, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होता 32 सेक्शन में। पर वो जीवित है तो वो व्यक्ति उसे अपने फेवर में यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैप्टन है एक शिप का, उसके ऊपर केस चलता है कि आपने शिप को एक पर्टिकुलर दिन एक रूट से जो नॉर्मल रूट है उससे ना जाकर एक डाइवर्ट रूट आप लेके गए थे। अब ऐसे में ए क्या करता है, जब भी शिप चलाता है एक एंट्री करता है अपनी डायरी में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डेली जब भी वो शिप लेके जाता है वो उसकी एंट्री अपनी एक डायरी में करता है जिसमें वो लिखता है कि किस रूट से हम शिप को लेके गए। ऐसे में ए का स्टेटमेंट अगर ए मर जाता, ए डेड होता तो 32 में के क्लोज 2 में रेलेवेंट होता, पर यहाँ पे वो क्योंकि जीवित है तो ऐसे एडमिशन उसके फेवर में यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, अगर स्टेटमेंट कैसा है, इफ स्टेटमेंट इज सच एज इट शोज स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, ये मन की या शरीर की दशा के बारे में वर्णन करता है, और सच स्टेटमेंट इज मेड बाय सच पर्सन व्हेन सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड, जब वो स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी क्या थी, वो विद्यमान थी, जब वो प्रेजेंट थी। उस प्लस इज एक्कम्पनीड बाय द कंडक्ट rendering fact in issue improbable। ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे माइंड की, हमारे बॉडी की स्टेट को बताते हैं, प्लस वो स्टेटमेंट कैसे थे, जब किए गए थे जब हमारे वो सच पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी एग्जिस्ट करती थी, और वो क्या है, शो करता है हमारा कंडक्ट कि आप जो हमारे पर फैक्ट इन इशू, जो आप हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जो आप हमारे पर कंडक्ट इम्प्यूट कर रहे हो, वो इम्प्रोबेबल है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। जैसे कि ए के ऊपर चार्ज लगाया गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी, चोरी की प्रॉपर्टी जानबूझ के, जानते हुए कि प्रॉपर्टी चोरी की थी, आपने प्रॉपर्टी बेची। अब ए का ये कहना है कि उसने वो प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम में नहीं बेचने में मना कर दिया, और उसके पास उसका बिल भी था। तो ये क्या करता है, ये शो करता है उसकी इंटेंशन, उसकी नॉलेज कि ये प्रॉपर्टी चोरी की नहीं है। उसकी जानकारी में ये मैटर नहीं था कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है नहीं है। अगर उसे पता होता चोरी की है तो सस्ते अमाउंट में बेच देता, पर उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम में बेचने से मना कर दिया, और उसके पास उसका बिल भी था। तो एक का माइंड, एक के मन स्थिति क्या थी कि ये प्रॉपर्टी चोरी की नहीं है। इसकी इस स्टेटमेंट को ये अपने फेवर में यूज़ कर सकता है। थर्ड, अगर वो स्टेटमेंट एडमिशन से अलग कहीं रेलेवेंट है, जैसे कि 6 से 55 तक हमने रेलेवेंसी के प्रोविज़न देखे, कहीं अलग है 17 to 31 से अलग हट के कहीं किसी अदर प्रोविज़न में रेलेवेंट है, तो वो ऐसे एडमिशन से अदरवाइज देन एडमिशन तो नहीं, पर एडमिशन से अलग हटके, जैसे रेस गेस्ट हो सकता है, या मोटिव की तरह, या प्रिपरेशन, किसी भी रूप में सुसंगत हो सकता है, बट नॉट एज एडमिशन। एडमिशन से अलग हटके किसी रूप में उसे हम रेलेवेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। 22 हमें बताता है oral evidence
oral admission as to content of document may not be made। हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। हमने अगर हम सेक्शन 61 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट, सेक्शन 61 में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट अपने आप में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। सेकेंडरी एविडेंस में हम उसकी बेसिकली ये समझ लेते हैं कि उसकी कॉपी दे सकते हैं। यहाँ पे 21 क्या कहता है कि हम ओरल एडमिशन नहीं कर सकते। क्या, किसका नहीं कर सकते? ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का, अनलेस द पार्टी शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड है, जिसके बारे में सेक्शन 65 में प्रोविज़न किया है कि कब हम सेक्शन 65 में बताया कि कब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, या फिर जेन्युइननेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन, या जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस ही अपने आप में क्वेश्चन में है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में हम उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरली एडमिट कर सकते हैं। दो एक्सेप्शन बताए हमने। पहला, जब हम सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल है, जिसके बारे में 65 में प्रोविज़न है, या फिर उस कंटेंट, उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में हो, तो हम ओरल एडमिशन कर सकते हैं। 22A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट की बात की गई है, और इसमें बताया गया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को जब तक ओरली एडमिट नहीं कर सकते जब तक उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में ना हो, जब तक ये क्वेश्चन ना हो कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जेन्युइन है या नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम ओरली एडमिशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेक्शन 23 में हमें बताया है दैट admission made under promise of secrecy in a civil case, सिविल केस में promise of secrecy में किया गया एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। यहाँ पे सिविल केस वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो स्पेसिफिकली सिविल केसेस के बारे में प्रोविज़न करता है, तो इसका आंसर है सेक्शन 23। सेक्शन हमने 17 में देखा, इसका मीनिंग क्या है। 18, 19, 20 में हमने देखा हु कैन मेक एडमिशन। 21, 22, 22A और 23 में हमने देखा किन सर्कमस्टांसिस में हम एडमिशन नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीज़न। ऐसा क्या रीज़न है जो एडमिशन को रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि जनरली कोई भी व्यक्ति अपने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देता। अगर वो दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सच ही बोल रहा होगा। इट इज़ द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट नो पर्सन जनरली मेक्स statement or any act against himself. If he is doing so, he might be truth, he might be a truth fact. And इसी रीज़न को सेक्शन 58 में सपोर्ट किया गया है। सेक्शन 58 में कहा गया है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ये मान के चलता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो सच ही होगा। यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन है। कोर्ट को पावर होती है कि वो कह सकते हैं कि आप एडमिटेड फैक्ट को अदरवाइज देन एडमिशन प्रूव करें, पर ये एक प्रोविज़ो है
जनरल रूल तो यही है कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। और इसकी एविडेंट्री वैल्यू के बारे में सेक्शन 31 और 58 में प्रोविज़न किए गए हैं। सेक्शन 31 कहता है दैट एडमिशन may not operate as a conclusive proof, कि एडमिशन भले ही कंक्लूसिव प्रूफ ना हो। जब हमने टॉपिक देखा था प्रिजम्पशन, तो उसमें हम देखा था कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, एक इरिबिटेबल काइंड ऑफ प्रिजम्पशन होती है जिसमें एक फैक्ट के प्रूव होने पर दूसरे फैक्ट को प्रूव मान लिया जाता है और पार्टीज को अलाउ नहीं किया जाता कि उस फैक्ट को जेन्युइननेस को क्वेश्चन किया जाए। एक फैक्ट को मान लो एडमिशन प्रूव हो जाता है तो एडमिशन में किए गए तथ्य जो स्टेटमेंट है वो भी प्रूव मान लिए जाते हैं। पर यहाँ पे हमने कहा कि एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो ये प्रिजम्पशन तो अप्लाई नहीं होगी। क्या होगी? डेट एडमिशन में ऑपरेट एज ए एस्टोपल। एडमिशन क्या होगा? एस्टोपल की तरह काम करेगा। एस्टोपल क्या है? एस्टोपल क्या करता है? एस्टोपल जिस पार्टी ने, अगर किसी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस पार्टी को उस स्टेटमेंट की, उस एक्ट की या उस ओमिशन की जेन्युइननेस को चैलेंज करने से या डिनाई करने से रोकता है। अगर कोई पर्सन कोई रिप्रेजेंटेशन करता है स्टेटमेंट से, एक्ट से या ओमिशन से, तो वो पर्सन उस रिप्रेजेंटेशन की ट्रुथनेस को डिनाई नहीं कर सकता। एस्टोपल का प्रिंसिपल उसे ये करने से रोकता है। तो एडमिशन अगर कोई पर्सन करता है तो कोर्ट लॉ ऑफ एविडेंस उसे रोकता है कि आप उन एडमिटेड फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। सेक्शन 31 में कहा गया कि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इस स्टेटमेंट से इसकी एविडेंट्री वैल्यू कम नहीं होती। इससे सिर्फ ये क्लियर होता है कि ये क्या है, एक एस्टोपल है की तरह एक्ट करता है। इसमें बताया कि एडमिशन कैसे काम करेगा। एडमिशन विल वर्क एज ए एस्टोपल, नॉट एज ए कंक्लूसिव प्रूफ। भरत सिंह वर्सेस भगीरथी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट एडमिशन इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एडमिशन क्या है? एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। भले ही जिस व्यक्ति ने वो कथन किया हो वो एज ए विटनेस कोर्ट में अपीयर ना हुआ हो, पर वो स्टेटमेंट क्या होगा? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। और सेक्शन 58 इसकी एविडेंट्री वैल्यू को सपोर्ट करते हुए कहता है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हमें एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव ही नहीं करना। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हमने आज के इस लेक्चर में देखा अबाउट एडमिशन। एडमिशन का मीनिंग क्या है, हु कैन मेक एडमिशन, कौन सी परिस्थितियां है जिसमें एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसा क्या रीज़न था जो एडमिशन को रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया, एंड एडमिशन की एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे ऑन द कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन। थैंक यू।